नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, संविधान निर्माण परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा है लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उनके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हम संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनाते क्यों हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है, किन लोकतांत्रिक देशों के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदली स्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह के संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। इस अध्याय में शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे के मौलिक विचारों और मूल्यों की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्होंने 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली सरकार व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह जेल में रोबेह द्वीप में कैद कर रखा गया था। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका की विशिष्ट और तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लाद दी। 17वीं और 18वीं सदी के व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से लूट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरों को दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग को चमड़ी के रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेत के अलावा वह मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है और भारत में गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरे के अलावा शेष अन्य छोटे और नीच मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। रंगभेद और शासकीय नीति अश्वेत के लिए खास तौर पर दमनकारी थी और गोरे की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। पर परमिट होने पर भी उन्हें वहां जाकर काम कर सकते थे और रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्य, समुद्री तट, सार्वजनिक शौचालय गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे और पृथक्करण का यह अलग का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या करके गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। अश्वेत को संगठन बनाने और भेदभाव पूर्वक व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें से मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोगों ने रंगभेद समाप्त करने के लिए आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी किया। एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार ने यह एहसास हुआ कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेत पर अपना
राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरे सरकार अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखे नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ली लोगों को मिलजुली सरकार के संगठन का रास्ता खुला। नए लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका के उदय साथ ही अश्वेत नेताओं की अश्वेत समाज में आग्रह किया। सत्ता में रहने वाले गोरे लोगों ने जुल्म किए थे वह भूल गए और गोरों को माफ़ कर दिए। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों और स्त्री पुरुष समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करते हैं। एक पार्टी ने दमन और निश्चित हत्याओं के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आज़ादी और लड़ाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण में दोनों ही साथ साथ बैठी। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। इस तरह की यह पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेद, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं, यह अपने देश को, इसके सभी लोगों को वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा की। श्वेत और अश्वेत, स्त्री पुरुष, यह देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। नए लोकतंत्र के दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों के साथ साथ समान हैसियत रखने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे के भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने किस्म के डर थे। वह अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारियों की चिंता थी। लंबे समय तक बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट मान गए। संविधान रचना से दक्षिण अफ्रीका एक खासियत नहीं रखता है। हर देश के अलग समूहों के लोग रखते हैं। संभव है कि ये रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कूटनीतिपूर्वक नहीं हो, पर दुनिया पर भी लोगों के बीच विचारों और हितों पर फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, दुनिया के सभी देशों को एक बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती है। संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान नियमित नियमों की ऐसी किताब है जिसमें देश की रहने वाली सभी लोगों की सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून जिसने किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ लोगों की सरकार के बीच संबंध तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसला लेने का अधिकार है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों की क्या अधिकार हैं। और चौथा, अच्छे समाज के संगठन के लिए दोनों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देश में संविधान है वे संविधान में शासन
वाले हो यह जरूरी नहीं है, जिनके लिए देशों के लोकतांत्रिक शासन या संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतंत्र संविधान को मान्यता दी। इसके बाद यह चलन में गया कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत में लोगों को गुलाम की हैसियत से निकाल कर नागरिक की हैसियत में पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान लोगों के लिए बंटवारा भारी, बर्बाद और दहलाने वाला अनुभव था। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर की सारी बातों में सहमति पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांशतः बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज को, राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान तीखे मतभेद थे। कुछ मतभेद अब तक के बने हुए थे, पर कुछ बुनियादी विचारों पर अलग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से पहले चिंतित और बहसों में काफ़ी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्होंने बाहर के विचार अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचकिच नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। वह सामाजिक और आर्थिक सत्ता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन वे दूसरे की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयोग होंगी। इन सभी चीज़ों के लिए हमें संविधान निर्माण मदद की। संविधान सभा। भारत के खिलाफ निर्माण कौन थे, या आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों को भी जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी, जो उसे संविधान सभा कहते थे। भारतीय संविधान सभा में जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। इसके अलावा तत्काल देश में हिस्से भारत और पाकिस्तान में बट गई। संविधान सभा दो हिस्सों में बट गई, भारत संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली 299 सदस्य इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या था। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शाने के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत।
डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्हें संविधान निर्माण महत्वपूर्ण निभाई असमानता के दूर किए गए जा सकते हैं के बारे में दूसरों के विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंता को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान के निर्माताओं की सूची का एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य ने विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपने अपेक्षा के बारे में लिखा था। आखिरकार आइए 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण को याद करें। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वह भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्होंने शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं अनुरूपी बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक ऐसी छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा से लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांशतः देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना बहुत सावधानी से पढ़ें और अपने आप आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द मतलब समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसे हम वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन पर परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा, फैसला बुरा। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारत का संविधान। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं करता है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप से भी कोशिश करता है, जिनमें हम भारत के संविधान कहते हैं। उसका अधिकांशतः हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसे बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगता है लोगों की भावनाओं और अनुरूप चलाना चाहिए और समाज को हो रहे बदलावों में दूरी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र और अस्थायी न बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्हें बदलाव के समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संस्थागत व्यवस्थाओं में बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वह नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। उसे स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस प्रकार किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। सरकार अपने आगे नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय में भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में राजनीति की किस तरह के काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। अभ्यास।